निगलम में फिर से आपका एक बार स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी बुक क्लास 10 साइंस यानी विज्ञान का लेसन नंबर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण को पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो विशेष रूप से बिहार एसटेट अभ्यर्थियों के लिए, क्लास 10th स्टूडेंट तथा अन्य परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए है। इस वीडियो को नोट्स के द्वारा भी पढ़ाया जा सकता था, लेकिन हमने सोचा कि एक भी पॉइंट ना छूटे, इसके लिए क्या किया जा सकता है। तो इसके लिए आपको पाठ को, एक एक शब्द को अच्छे तरीके से पढ़ाना होगा। इसमें एक एक क्रियाकलाप को देखना होगा, क्योंकि वहां से भी बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी के पीडीएफ से पूरा बुक स्पष्ट रूप से पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पाठ का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो पहला प्रश्न पाठ से ही बनता है कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होता है। रासायनिक अभिक्रिया को समझने के लिए आपको दो चीजें और जाननी होगी। वो चीजें हैं आपका भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। ये दोनों जो शब्द हैं वो पहले से वाकिफ होंगे आप। ये दोनों पिछली कक्षाओं में क्लास 6, 7, 8 में आपने इसे पढ़ा होगा। फिर से थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। जैसे में एक एग्जाम्पल लेते हैं कि बर्फ आपने देखा होगा, थोड़ा देर छोड़ दीजिएगा तो वो पानी यानी द्रव अवस्था में आ जाता है। फिर उसको बर्फ को ठंडे अवस्था में रख के उसे जमाना चाहे फ्रीजर वगैरह में, फिर बर्फ वो क्या होता है, जम जाता है। आपने देखा कि बर्फ था, बर्फ से पानी बना, पानी से फिर वो बर्फ बन जा रहा है। यानी एक ऐसा परिवर्तन जो रिवर्स कर रहा है, जिस अवस्था में था उसी अवस्था में वो पुनः आ सकता है। तो इस हम लोग भौतिक परिवर्तन कहते हैं। कौन सा परिवर्तन करते हैं? भौतिक परिवर्तन। लेकिन कुछ ऐसे भी परिवर्तन होते हैं जो रिवर्स नहीं हो सकते। जैसे में किसी चीज को आप जला दीजिए, कहीं दूध रखा हुआ है, वो फट जाता है, तो क्या दूध हमें दोबारा प्राप्त हो सकता है जैसे दूध था पहले? नहीं प्राप्त हो सकता है। इसी तरीके से किसी चीज को अगर हम जलाते हैं तो क्या जिस अवस्था में था जलने से पहले उस अवस्था में रिवर्स हो पाता है? नहीं हो पाता है। तो इस तरह के परिवर्तन को हम लोग कौन सा परिवर्तन कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अब ये रासायनिक परिवर्तन जो शब्द है, ये रासायनिक अभिक्रिया से जुड़ा हुआ है। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। याद रखिएगा इस पॉइंट को। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो पहला क्वेश्चन यही से बनता है कि जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम क्या कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। दूसरा क्वेश्चन इस पार्ट से यहां से बन सकता है। ये आप देख रहे होंगे कि आपने दैनिक जीवन में ये सारे परिवर्तन परिस्थितियां आपने ध्यान दिया होगा। जैसे में गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है तो दूध क्या होता है? फट जाता है। तो ये किस तरह का परिवर्तन है? क्या ये रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित है? तो जी हाँ, ये रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित है। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो पहला यह है, गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है। दूसरा है, इसमें लोहे का तवा, तसला, कील को आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है तो उसमें क्या होता है? जंग लग जाता है। अंगूर का किण्वन हो जाता है, भोजन पकाया जाता है, हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है, हम सांस लेते हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया को समझने के लिए चलिए कुछ क्रियाकलाप कर लेते हैं। क्रियाकलाप में हम करेंगे क्या? पहला क्रियाकलाप है आपका मैग्नीशियम का एक रिबन लेंगे और उसको चिमटे के सहारे यहां पकड़ा गया है और एक बर्नर है जिससे इसे जलाया जाएगा। जब इसको जलाएंगे तो ये वाच गिलास जो रखा गया है, एक प्लेट समझिए, इसको रखा गया है। इस पे कुछ चीजें आके गिरती हैं। ये क्या है, किस कलर की होती हैं? ये सारे क्वेश्चन यहां से पूछे जा सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मैग्नीशियम रिबन को वायु में अगर दहन करते हैं, वायु में दहन मतलब जलाते हैं, तो क्या बनता है? पहला क्वेश्चन ये बनता है कि वो क्या बनता है। तो क्या बनता है बाबू? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में वो जलता है, ऑक्साइड हो गया। मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम शब्द आ गया। तो यहां आपको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। यहां पे शब्दों को केवल आपको पकड़ना होता है। पूछा जाता है कि ये क्या बनेगा, तो ये बनेगा आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम रिबन का वायु में अगर दहन करते हैं, वायु में अगर दहन करेंगे, आप जानते हैं कि ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण ही कोई चीज दहन होता है यानी जलता है।
तो ये क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। और ये मैग्नीशियम जो ऑक्साइड बनता है ये किस कलर का हो सकता है, होता है, तो ये श्वेत रंग का होता है। किस कलर का होता है, ये श्वेत रंग का होता है। इसका एक और क्वेश्चन बनता है कि इसका जो प्रतिफल है, इसका अणु सूत्र क्या होता है। जो प्रतिफल बना यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड का अणु सूत्र क्या है, यह पूछा जा सकता है। तो इसका अणु सूत्र होता है MgO। क्या होता है, MgO। अगर पूरा ये रासायनिक लिखें, जो भी मतलब रासायनिक अभिक्रिया हुई है, इसको अगर समीकरण इसका लिखने के लिए कहा जाए, समीकरण के बारे में आगे पढ़ना है लेकिन अभी हम लिखना भी सिखा देते हैं क्या होता है। तो यहां पे होगा आपका Mg मतलब होता है मैग्नीशियम, प्लस हो जाएगा आपका क्या, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन जब भी लिखेंगे को O2 लिखते हैं। इसके बाद ये बनेगा क्या, को MgO बनेगा। क्या बनेगा, Mg। छोटा लिखेंगे क्योंकि एक ही ये तत्व है आपका Mg, इसलिए दूसरा वाला स्मॉल है। ये O बड़ा होगा, ऑक्सीजन अलग तत्व है। तो MgO हमने लिखा, लेकिन ये देखेंगे संतुलित नहीं है, क्योंकि यहां पे आप देखेंगे ऑक्सीजन के नीचे 2 है, इसके परमाणुओं की संख्या कितना है, 2 है। Mg के नीचे कितना है, 1 है। को Mg के नीचे यानी मैग्नीशियम का एक ही परमाणु, ऑक्सीजन का कितना है, 2 है। तो इसको संतुलित कर लिया जाता है। तो अगर हम यहाँ 2 MgO लगा दे, वो 2 कितना ऑक्सीजन का है और 2 मैग्नीशियम का है, 2 है, तो यहाँ पे भी हम 2 लगा सकते हैं। याद रखिएगा नीचे में हम नहीं लगाते हैं, ये संतुलित करना भी यहीं पे हम आपको सिखा देते हैं। वो स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे हम सारा चीज, लेकिन यहाँ पे भी हम सिखा देते हैं कि ये आपका क्या हो गया, रासायनिक समीकरण हो गया। बहुत अच्छे तरीके से ये समझ गए। ऑक्सीजन जिसमें जलाया गया, मैग्नीशियम ये क्या हो गया, आपका जो तत्व था जिसे जलाया गया, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये जला, तो ये बना क्या, 2MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये किस तरह का चूर्ण होता है, व्हाइट चूर्ण होता है। इतने तरह के प्रश्न आपके बन सकते हैं। यहां पे जो MgO है ये प्रतिफल है। MgO जो है वो क्या है, प्रतिफल है। तीर के इस साइड ये तीर होता है, ये तीर के इस साइड जो होगा वो प्रतिफल होता है, और इधर जो होते हैं इसे अभिकारक के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, अभिकारक के नाम से जानते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इससे ज्यादा प्रश्न मुझे नहीं लगता है कि यहां से बनेगा। पहला स्टेप समझ गए। अब चलिए अगले अभिक्रिया पे चलते हैं। अगला अभिक्रिया देखिए, यहां पे पढ़ भी सकते हैं। आपने देखा होगा कि चमकदार श्वेत लौ के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है, यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तन होता है। किसमें परिवर्तन होता है कि श्वेत चूर्ण में। यहां पे एक लॉ के बारे में भी चर्चा की गई है, इसे भी देख लीजिए। श्वेत लॉ के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है, ये श्वेत चूर्ण में परिवर्तन हो जाते हैं। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है। किसका चूर्ण है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण यह बनता है। ठीक है, बस इससे ज्यादा आपको नहीं जानना है। इसका अगर प्रैक्टिकल रूप से एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो आपने देखा होगा, जो फुलझड़ी वगैरह दिवाली में छोड़ते हैं तो उसको आपने देखा होगा, वो वाइट जैसे जलता है और उसके जो चूर्ण होते हैं वो नीचे गिरते हैं। अब अगला क्रियाकलाप देखते हैं। अगला क्रियाकलाप 1.2 का है। इसमें देखा जाए तो एक परख नली में लीड यानी सीसा नाइट्रेट का घोल लेते हैं, इसमें पोटेशियम आयोडेट का घोल मिला देते हैं और इसका परीक्षण करते हैं तो क्या होता है। तो यहां पे देखा जाए तो इसके बारे में विस्तृत रूप से कुछ नहीं लिखा गया, लेकिन हम आपको समझा देते हैं कि मतलब इससे क्या बनेगा, क्या कुछ हो सकता है। तो देखिए, ये सबसे पहला प्रश्न बनता है कि लेड नाइट्रेट लिखते कैसे हैं। तो लेड का क्या होता है, तो लेड का होता है आपका Pb। लेड का क्या होता है, Pb होता है। और नाइट्रेट है तो इसका मतलब यह हो गया कि नाइट्रेट यानी इसमें नाइट्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा। ऑक्सीजन का ये 3 होता है परमाणु संख्या। तो लेड जो नाइट्रेट है, लेड मतलब सा होता है, तो लेड नाइट्रेट को लिखते हैं PbNO3। और इसमें मिलाने के लिए क्या कहा गया है, पोटेशियम आयोडेट मिलाने के लिए कहा गया है। पोटेशियम का क्या होता है, K लिखा जाता है। ये तत्व तो आपका याद होना चाहिए, नहीं तो नोट करते जाइए। पोटेशियम का K होता है। आयोडेट मिलाने के लिए कहा गया है, यानी ये I होता है। जब दोनों को मिलाते हैं तो क्या ये बनता है, तो ये बनता है आपका KNO3। क्या बनता है, KNO3। इसको किस नाम से जानते हैं, कोई इसे जानते हैं पोटेशियम नाइट्रेट के नाम से। किस नाम से जानते हैं, पोटेशियम
नाइट्रेट, नाइट्रेट NO3 हो गया, K से पोटेशियम। इतना समझ में आ गया। देखिए यहां भी नाइट्रेट था, यहां भी नाइट्रेट था, कि ये NO3 हो गया नाइट्रेट, और K से पोटेशियम होता है, और KNO3 बना। इसके अतिरिक्त क्या बनेगा आपका? इसके अतिरिक्त बनेगा आपका PBI। क्या बनेगा? PBI यानी लेड आयोडाइड, यानी जो बच गया वो बनेगा, तो लेड आयोडाइड बनेगा ये। तो यहां पे फिर से मैं आपको बता दूं कि ये क्या हो गए? अभिकारक हो गए। इधर जो बने ये प्रतिफल हो गए। तो यहां पे जो चीज पूछा जाएगा, पहला चीज पूछा जाएगा कि ये अवक्षेप जो था किस रंग का था, दूसरा जो यौगिक बना तो क्या बना, तो ये सामने हमने आपके सामने लिख दिया। और ये किस रंग का था, तो ये श्वेत रंग का था। और जो बना, जो अवक्षेपित यौगिक बना, उसका नाम क्या है, तो ये पोटेशियम नाइट्रेट है। ये क्या है? पोटेशियम नाइट्रेट है। ये थोड़ा विस्तृत रूप से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, क्योंकि ताकि कुछ भी चीजें इससे एक्स्ट्रा आती हैं तो आप उसे समझ पाए। तो अगर पूछा जाता है कि इसका अणु सूत्र लिखिए, मतलब क्या होता है आपका लेड नाइट्रेट का, तो PbNO3 लिख सकते हैं। बी छोटा होगा क्योंकि Pb लेड का होता है, तत्व का। प्लस ये पोटेशियम आयोडाइड है तो क्या होगा? Ki होगा। जब दोनों का अभिक्रिया कराया जाएगा तो क्या बनेगा? तो पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा, तथा क्या बनेगा ये? तो ये लेड आयोडाइड बनेगा। ये किस तरह का अवक्षेप होता है? तो ये श्वेत रंग का होता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला जो अभिक्रिया है 1.3 का है, और इसमें देखते हैं कि क्या कुछ बनता है। इसे नोट करते जाइएगा, ये अभिक्रिया से क्वेश्चन निश्चित रहेगा। जो जो पढ़ाया जा रहा है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे देखिए, यहां पे एक फ्लास्क लिया गया है, शंक्वाकार है ये फ्लास्क, मतलब ये शीशा जो है, ये आप दिखाई दे रहा होगा, ये लिया गया है। इसमें ऊपर में एक कॉर्क है और एक बीच में कांच की नली है। कांच की नली का उपयोग इसलिए किया गया क्योंकि कोई गैस बनेगा तो वो क्या होगा? बाहर निकलेगा। इसमें देखा जाए तो जो शंक्वाकार फ्लास्क है, इसमें नीचे में दानेदार जस्ता डाले गए हैं। क्या डाला गया है? दानेदार जस्ता डाला गया है, और इसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया गया है। दानेदार जस्ते पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाने से जो अभिक्रिया होती है, उसमें किस गैस का निर्माण होता है? ये पहला क्वेश्चन बनेगा आपका। दानेदार जस्ता है, जस्ता मतलब आपका जिंक है। तो जिंक में अगर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया जाता है, अभिक्रिया होता है उसका, को कौन से गैस का निर्माण होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। कौन सा गैस का निर्माण होता है? तो आपका कौन सा गैस का निर्माण होता है? तो आपका हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। ये नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। अभी जो भी हमने पढ़ा है ना, उसमें अगर कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा कि किस गैस का निर्माण होता है। अगर दानेदार जस्ते पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया कराई जाती है तो किस गैस का निर्माण होता है? तो किस गैस का निर्माण होता है? तो वो होता है आपका हाइड्रोजन गैस का। इसके अतिरिक्त और भी क्वेश्चन बनेंगे कि इसमें मतलब इसका जो तापमान होगा उसमें वृद्धि होगी या नहीं होगी। तो जी हाँ, इसके तापमान में वृद्धि महसूस होगी। इसके अतिरिक्त इस गैस का कोई रंग भी होता है, जो हाइड्रोजन गैस होता है। जी नहीं, इसका कोई गैस का रंग नहीं होता है। अब आगे इस अभिक्रिया को भी हम लिख लेते हैं कि किस तरीके से इसे लिखा जाएगा। तो यहां पे बात हो रहा है आपका दानेदार जस्ता का, यानी जेडेन यानी क्या होता है? जिंक होता है। प्लस इसमें क्या मिलाया जा रहा है? तो इसमें क्या मिलाया जा रहा है? सल्फ्यूरिक, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया जा रहा है। तो इसका सूत्र क्या होता है? H2SO4। दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? तो ये हो जाएगा ZnSO4 और बनेगा आपका H2 मतलब हाइड्रोजन गैस। ये निर्माण होगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अगर पूछा जाएगा इसमें मतलब कि अणुसूत्र क्या होता है, तो किसी का भी तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का, तो आप लिख सकते हैं H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल का है। तनु क्या होता है और सांद्र क्या होता है, अगर इसे भी समझना चाहेंगे, पिछले क्लास में हमने बताया भी होगा।
देखिए तनु जो होता है ये जल की मात्रा पे डिपेंड करता है। सांद्र मीन्स क्या हो गया, सांद्र जनरल भाषा में अगर इसे आप समझना चाहिए, सांद्र मतलब क्या हो गया, गाढ़ा। सांद्र मतलब गाढ़ा, को जिसमें अम्ल की मात्रा क्या होगी, मतलब जो भी चीजें उसमें मिलाई गई है तो उसका मात्रा जो होता है ना वो ज्यादा होता है, गाढ़ा होगा, तो उसे सांद्र कहा जाएगा। जब जल की मात्रा अधिक होगी तो वो क्या हो जाएगा, तनु हो जाएगा। तो तनु और सांद्र अगर शब्द मिलते तो उसे घबराइएगा नहीं। और इसके अतिरिक्त जो ZnSO4 बना है तो इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है आपका जिंक सल्फेट। क्या नाम है इसका, जिंक सल्फेट। अब जो भी प्रश्न यहां पे भी कुछ दिया गया है ये सारी चीज देख सकते हैं। अम्ल का इस्तेमाल सावधानी से कीजिए, ये सावधानी के बारे में बताया गया है। अब देखिए ऊपर दिए गए तीनों क्रियाकलापों के आधार पर हम कह सकते हैं कि निम्न किसी भी प्रेक्षण की सहायता से हम निर्धारित करते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो क्या क्या हुई है, तो ये परिवर्तन हुआ है, उसमें अवस्था में परिवर्तन हुआ है। क्या हुआ, अवस्था में परिवर्तन हुआ। अवस्था में परिवर्तन आपने देखा होगा कि हाइड्रोजन गैस आपका बन रहा है। रंग में परिवर्तन हुआ है, श्वेत वो आपने देखा चूर्ण बन रहा था। गैस का निकास या उत्सर्जन हुआ, हाइड्रोजन गैस का भी देखा आपने। तापमान में परिवर्तन हुआ। तो ये सारे किसके उदाहरण है, तो ये रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण है। तो यदि हम अपने आसपास हो रहे परिवर्तन को देखें तो पाएंगे कि हमारे चारों ओर विविध प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं। इस अध्याय में हम विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं और उनके प्रतीकात्मक निरूपण का अध्ययन करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं रासायनिक समीकरण के बारे में। वैसे हमने रासायनिक समीकरण आपको लिखा भी दिया ऊपर में, लेकिन इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिवन का दहन होता है तब यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तन हो जाता है। किस में परिवर्तन हो जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तन हो जाता है। वाक्य के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा हो जाता है। देखिए आप वाक्य में लिखा गया है तो ये बहुत लंबा हो जाता है। इसे संक्षिप्त रूप में भी लिखा जा सकता है। इसे शब्द समीकरण के रूप में लिखना सबसे सरलतम विधि है। किसमें लिखना सबसे सरलतम विधि है, तो ये शब्द समीकरण के रूप में लिखना। ऊपर दी गई अभिक्रिया का शब्द समीकरण इस प्रकार होगा। तो यहां पे लिखा है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, इसे हम क्या कहेंगे, अभिकारक के नाम से जानते हैं। जो तीर के उस साइड होगा उसे उत्पाद के नाम से जानते हैं, यानी जो दाहिने साइड होता है उसे उत्पाद के नाम से जानते हैं, तीर के दाहिने साइड। तो ये हो जाएगा आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। अभिक्रिया 1.1 में मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, इन्हें अभिकारक कहते हैं। मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ है जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, इसे किस नाम से जानते हैं, अभिकारक के नाम से जानते हैं। इस अभिक्रिया में एक नए पदार्थ का मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, इसे किस नाम से जानते हैं, उत्पाद। कुछ नहीं करना, तीर के इस साइड रहेगा उत्पाद हो जाएगा, इस साइड रहेगा तो क्या नाम से जानेंगे, तो इधर वाले को अभिकारक, इधर वाले के उत्पाद नाम से। ये तीर डिनोट करता है, इधर उधर बांटता है। बस इतना ही याद करना है इसमें। यहां पे आगे पे भी नोट करके दिखाया है। शब्द समीकरण में अभिकारकों के उत्पादों में परिवर्तन को मध्य एक तीर का निशान लगाकर दर्शाया जाता है। अभिकारकों के बीच योग यानी प्लस का चिन्ह लगाकर उन्हें बाईं ओर LHS बाईं ओर लिखा जाता है। बाईं ओर लिखा जाता है, किसको लिखा जाता है, अभिकारकों को। प्लस का उसमें सिंबल जोड़ा जाता है अगर दो उसमें तत्व हैं या यौगिक है तो। इसी प्रकार उत्पादों के बीच भी प्लस का चिन्ह लगाकर उन्हें दाईं ओर लिखा जाता है। प्लस का चिन्ह लगाकर किधर लिखा जाता है, दाईं ओर लिखा जाता है। तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है तथा यह अभिक्रिया होने की दिशा को दर्शाता है। तीर का जो सिरा होता है वो उत्पाद की ओर होता है, जैसे ऐसे तीर का सिरा होता है, और ये दर्शाता है कि अभिक्रिया होने की, मतलब ये दिशा दर्शाता है। अब हम बात कर लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया को लिखना। क्या रासायनिक समीकरण के निरूपण को इससे भी संक्षिप्त विधि। अब देखिए ये आया कैसे कंसेप्ट, पहले को देखा गया कि वाक्य में लिखा जाएगा तो आराम से लिखा नहीं जा सकता है, तब उन्होंने शब्दों में लिखा। मैग्नीशियम ये है ऑक्साइड, ये जुड़ेगा तो ये बनेगा, उत्पाद में जो भी बनेगा, तो ये चीज इन्होंने बताया। फिर सोचा कि इससे भी छोटा क्या लिखा जा सकता है, तो उसके बारे में इन्होंने खोजा। शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र का उपयोग करके रासायनिक समीकरण को अधिक संक्षिप्त तथा उपयोगी बनाया जा सकता है। रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। यदि आप मैग्नीशियम ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड के सूत्रों का स्मरण करें
तो उपरोक्त शब्द समीकरण इस प्रकार लिखा जाता है, मैग्नीशियम Mg प्लस O2 यानी ऑक्सीजन मिलके बनेगा MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तीर के निशान के बाईं और दाईं ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या की गिनती कर उनकी तुलना करें। अब दोनों तरफ का तत्वों का गिनती करें तो यहां पे देखा जाए तो मैग्नीशियम कितना है, 1 है, इधर भी मैग्नीशियम कितना है, 1 है। ऑक्सीजन इधर जो है ये 2 है और इधर कितना है, 1 है। तो वही तुलना करने के लिए कहा गया है, गिनती कर उनकी तुलना करें। क्या दोनों और तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहां पे मैग्नीशियम के नीचे देखिए लिखा कैसे गया, मैग्नीशियम लिखा गया। तो जब ऐसे लिखा जाएगा तो इसमें कुछ भी डिनोट नहीं किया गया, यानी 1 है। ठीक है। ऑक्सीजन, दूसरा यहां ऑक्सीजन देखिए यहां पे O2 लिखा गया है, यानी कितना है परमाणुओं की संख्या, 2 दिखा रहा है ना, तो यहां पे 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन का परमाणु का संख्या हम पूछेंगे कितना है तो आप कहिएगा 2 है। मैग्नीशियम का पूछेंगे कितना है तो 1 है। अब इधर देखिए MgO लिखा गया, G स्मॉल है क्योंकि मैग्नीशियम का ये एक ही तत्व है इसलिए G छोटा रखा गया। मैग्नीशियम का पूछेंगे इस साइड में उत्पाद में तो आप बोलिएगा 1 है। ऑक्सीजन का पूछेंगे तो ऑक्सीजन में कुछ भी नहीं लिखा गया इसलिए कितना है तो 1 है। तो ये दोनों क्या बराबर है? तो आप कहिएगा नहीं सर नहीं बराबर है। ऑक्सीजन का क्या है, एक इधर अधिक है और इधर एक कम है। इधर 2 है ऑक्सीजन का परमाणु, इधर कितना है, 1 है। यही संतुलित करना, यहीं से सीखना है आपको। बहुत ही आसान है संतुलित करना, दिया भी जा सकता है कि ऊपर का कौन सा संतुलित किया गया है, तो उसमें केवल काउंट करके परमाणुओं का संख्या आराम से कर लीजिएगा। यदि नहीं तो समीकरण असंतुलित है। अगर ये दोनों बराबर नहीं है, परमाणुओं की संख्या समान नहीं है, तो ये क्या है, समीकरण असंतुलित है, क्योंकि समीकरण के दोनों ओर का द्रव्यमान बराबर नहीं है। किसी अभिक्रिया का ऐसा समीकरण, ऐसा रासायनिक समीकरण कंकाली रासायनिक समीकरण कहलाता है। किस नाम से इसे जाना जाता है? तो इस तरह का समीकरण मिलेगा तो कंकाली रासायनिक समीकरण के नाम से ये जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। अब कंकाली शब्द शायद आप रूबरू नहीं हो, लेकिन बुक में आपको दिया गया है तो याद कर लीजिएगा कि यदि मतलब यहां से पढ़िए, यदि नहीं तो समीकरण असंतुलित, यानी दोनों परमाणुओं की संख्या समान नहीं है तो ये समीकरण क्या असंतुलित है, क्योंकि समीकरण के दोनों ओर का द्रव्यमान बराबर नहीं है। किसी अभिक्रिया का ऐसा समीकरण, ऐसा रासायनिक समीकरण कंकाली रासायनिक समीकरण कहलाता है। इस प्रकार समीकरण 1.2 मैग्नीशियम के वायु में जलने का कौन सा समीकरण है? तो कंकाली समीकरण है 1.2, यानी ये किस तरह का समीकरण का उदाहरण है? तो कंकाली समीकरण का उदाहरण है। ये पूछा जाएगा कि कंकालिक समीकरण का उदाहरण कौन सा है। अब आपको दिमाग में आएगा नहीं कंकाली क्या होता है, तो कंकाली का मतलब अभी से याद कर लीजिए। कंकाली मतलब वो मतलब बराबर नहीं होगा, कंकाल है, उसमें मानसून नहीं, ये सारा चीज उसमें नहीं दिया गया, यानी परमाणुओं की संख्या क्या है, बराबर नहीं है। एकदम मतलब ज्यादा आपको अनुभव नहीं होगा तो भी उस चीज को हम लेके चल रहे हैं, क्योंकि ये क्लास 10 का भास्ट है और इससे भी आगे भास्ट होते जाएगा। तो जो अगर बीच में हमने मान लीजिए कि आपको पोटेशियम नाइट्रेट नहीं मालूम होता है कि कैसे लिखा जाता है, क्या होता है, तो ये कॉपी में एक एक चीज लिखते जाइएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा और केमिस्ट्री में सबसे बेस्ट हो जाएंगे। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व क्या है। आपको द्रव्यमान के संरक्षण का नियम स्मरण होगा, जिसका आपने 9वीं कक्षा में अध्ययन किया था। अब यह है क्या, द्रव्यमान के संरक्षण का नियम? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है, न ही विनाश होता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और इसे नोट कर लीजिए, ये पूछा जा सकता है। रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है, न ही विनाश होता है। आप लोग सोचते हैं ना कि मतलब कुछ भी घटा तो इसमें ये चीज कमी हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना ही निर्माण होता है, द्रव्यमान का क्या होता है, ना ही निर्माण होता है, ना ही वो विनाश होता है, वो सारी चीज उसमें मौजूद होते हैं। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। दोनों का द्रव्यमान क्या होता है, बराबर होता है, अभिकारक का भी उत्पाद का भी। इसीलिए ये लाइन लिखा गया है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है, न ही विनाश होता है। ये नियम किससे संबंधित है? द्रव्यमान के संरक्षण नियम से संबंधित है। ये पूछा जा सकता है द्रव्यमान का संरक्षण नियम कौन सा है, टिक करना है। 9th से आएंगे तो ये पूछा जा सकता है। तो इसमें पहला क्वेश्चन ये बन रहा कि कौन सा नियम है, को नियम आप नोट कर लिए। रासायनिक अभिक्रिया के द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है, नहीं विनाश होता है।
दूसरा ये पूछा जा सकता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के डैश डैश होता है, बराबर होता है, कम होता है, ज्यादा होता है, क्या होता है? तो वो क्या होता है? बराबर होता है। ये भी याद रखिएगा। दूसरे शब्दों में यहां समझाया गया है रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है, इसलिए हमें कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। जो भी कंकालिक समीकरण है यानी असंतुलित समीकरण है तो उसे क्या करना है? संतुलित करना आवश्यक है। क्या रासायनिक समीकरण 1.2 संतुलित है? आइए हम रासायनिक समीकरण को चरणबद्ध तरीके से संतुलित करना सीखें। बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ऊपर जो उदाहरण दिया गया था इसको हम संतुलित कर देते हैं। कैसे संतुलित होगा फिर नीचे वाले को करते हैं। यहाँ बुक में नहीं दिया गया लेकिन आपको जानना चाहिए। तो यहाँ पे हमने अभी स्टार्टिंग में बताया था, तो mg देखिए यहाँ पे जो भी है ना तत्व उसको लिखते जाइए, इसके परमाणुओं की संख्या। mg के कितना है? 1 है। ऑक्सीजन का कितना है? 2 है। तो ये किसका हो गया? अभिकारक का हो गया। अब उत्पाद का अलग लिखते हैं। mg का कितना है? 1 है। ऑक्सीजन का कितना है? mg मींस मैग्नीशियम हो गया। ऑक्सीजन का कितना है? तो 1 है। तो कमी किसमें हो रहा है? तो इसमें हो रहा है। कमी किसमें हो रहा है? तो आपका ऑक्सीजन में कमी हो रहा है। ऑक्सीजन में कमी हो रहा है तो हमें ऑक्सीजन में यहां अगर 1 बढ़ा दें तो ये 2 हो जाएगा। अब 2 करने के लिए हम नीचे में हम ऐसे 2 नहीं लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? नीचे में हम ऑक्सीजन के नीचे 2 नहीं लिख सकते, हम आगे यहां लगा सकते हैं। आगे लगा सकते हैं कहीं पे भी, यहां लगा दें, यहां लगा दें, यहां लगा दें, कहीं पे भी आगे लगा सकते हैं, लेकिन नीचे हम नहीं लिख सकते हैं। ये जैसे लिखा गया है, डिनोट किया गया, ये नीचे नहीं लिख सकते हैं। ये याद रखिएगा संतुलित करते समय। तो क्या कर सकते हैं? अगर हम यहां 2 लगाते हैं, मान लीजिए यहां लगाते हैं 0, वो ऑक्सीजन हो गया, और यहां लगाते हैं 2 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। फिर इधर हमको 4 करना पड़ेगा, तो ये कोई दिक्कत हो जाएगा। अगर यहां हम 2 लगाते हैं, इसको मिटा देते हैं, यहां अगर हम 2 लगाते हैं तो मैग्नीशियम का 2 हो गया, ऑक्सीजन का भी 2 हो गया। जैसे में यहां 2mgO लिखा गया है तो ये मैग्नीशियम का कितना हो गया? 2 हो गया, और ये ऑक्सीजन का भी कितना हो गया? 2 हो गया। ठीक है, दोनों का 2 2 हो गया। याद रखिएगा, आगे में लग गया तो दोनों का 2 2 हो गया। प्लस अगर चिन्ह लगाएंगे तो ये अलग हो जाएगा, लेकिन एक साथ लिखा गया है तो ये दोनों का 2 2 हो गया। तो ये अगर हम यहां 2 लगा दिए कि दोनों का 2 2 हो गया। ऑक्सीजन का क्या मिल गया? यहां 2 परमाणु संख्या मिलेगा, मैग्नीशियम का भी 2 परमाणु संख्या मिल गया। लेकिन यहां देखिए ऑक्सीजन का 2 है, मैग्नीशियम का 1 है, तो इसको संतुलित करने के लिए यहां 2 लगा देंगे। हो गया संतुलित। मैग्नीशियम का भी 2 है, ऑक्सीजन का भी 2 है, 2mgO है, तो यहाँ पे क्या होगा? 2 मैग्नीशियम का, ऑक्सीजन का भी 2 है, तो ये संतुलित हो गया। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं, जो एग्जाम्पल दिया गया उसे समझने की कोशिश करते हैं। शब्द समीकरण को इस प्रकार दर्शाया जा सकता है। 1.3 को जिंक है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, जिंक सल्फेट है और हाइड्रोजन है, जो हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था। तो इसमें देखा जाए तो Zn है प्लस H2SO4 है। Zn H2SO4 है। H2SO4 आपका सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, और ZnSO4 हो गया, जिंक सल्फेट हो गया, और हाइड्रोजन है। अब इसको संतुलित करना है। संतुलित करने के लिए आपको प्रत्येक तत्वों का नाम लिखना होगा। तो यहाँ पे आपका Zn है, तो Zn का कितना है अभिकारक में और उत्पाद में? देखिए यहाँ पे इन्होंने लिख के भी दर्शाया होगा। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ हम क्या करते हैं? काउंट कर लेते हैं। Zn का कितना है बाबू? 1 है। यहाँ पे देखिए 1 हो गया, Zn का 1। हाइड्रोजन का कितना है? तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या देख के बताइए। H2 लिखा गया, कितना लिखा गया? H2। अब आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना है? तो यहाँ सर 2 लिखा है, यानी 2 होगा। देखिए यहाँ 2 है, हाइड्रोजन के सामने कितना लिखा गया? 2 लिखा गया। अब इसके आगे लिखा गया है S, सल्फर का। सल्फर का कितना है? तो सल्फर में क्या कुछ भी नहीं डिनोट है, कुछ भी नहीं ना है। SO4 लिखा गया, देखिए ऐसे लिखा गया SO4। तो यहाँ पे सल्फर का कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे 1 हो जाएगा। ऑक्सीजन का पूछेंगे कितना हो है, तो आप बोलेंगे 4। परमाणु संख्या कितना है? 4। तो यहाँ देखिए लिखा गया है सल्फर का 1 और आपका ऑक्सीजन का कितना है? 4 है। उसी तरीके से जो उत्पाद में परमाणुओं की संख्या यानी RHS है, राइट हैंड साइड, तो इसका भी काउंट करके लिखेंगे। तो इसमें देखिए तो कितना है? Zn का कितना है? 1 है। S का Zn का 1 हो गया। फिर हाइड्रोजन लगातार इन्होंने लिखा, हाइड्रोजन का 2 है, तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन आगे में है, हाइड्रोजन का 2 है। ठीक है, इसके बाद देखिए सल्फर का 1 है, तो ये हो गया आपका सल्फर का 1, और ऑक्सीजन का कितना है? 4। यहाँ देखिए ऑक्सीजन का 4। अब इसको मिलाते हैं। 1 का 1 है, 2 का 2 है, 1 का 1 है, और ये 4 का 4 है।
ये सब देखिए बराबर है। तो समीकरण 1.3 में तीर के निशान के दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान है। यह किस तरह का रासायनिक समीकरण है? कंकाली रासायनिक समीकरण है, संतुलित रासायनिक समीकरण है, असंतुलित रासायनिक समीकरण है, या इनमें से कोई नहीं है? तो क्या होगा जवाब? ये एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। आगे बढ़ते हैं, इसमें देखेंगे अब हम निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का प्रयास करते हैं। जो भी निम्न लिखा गया, आगे लिखा गया है, इसको संतुलित करने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि यहाँ पे स्पष्ट तरीके से दिखाया जा सके। अब यहाँ पे आप देखेंगे पहला आपका Fe है, यानी लोहा है। तो जो लोहा है इसमें बताइए कि कितना है आपका Fe का कितना है? Fe जो तत्व है उसका परमाणु संख्या कितना है? तो आप बताएंगे Fe के नीचे कुछ नहीं लिखा है, यानी 1 है। चलिए 1 लिखा गया है। हाइड्रोजन का कितना है? H2 लिखा गया है, यानी 2 है। हाइड्रोजन का 2 लिखा गया, चलिए 2 है। ऑक्सीजन का कितना है? तो ऑक्सीजन का कहिएगा कि यहाँ केवल O करके लिखा गया है, ऑक्सीजन O के लिए होता है। तो यहाँ आपने बताया इसका 1 है, क्योंकि इसके आगे पीछे कुछ नहीं लिखा गया। इधर देखिए Fe3 है, क्या है? Fe3 है, तो Fe3 का कितना हो गया? 3। यहाँ देखिए Fe के नीचे कितना लिखा गया? Fe के नीचे 3 लिखा गया, तो ये कितना हो गया? 3 हो गया। O4 है, तो O4 है, तो ऑक्सीजन का कितना हो गया? तो ऑक्सीजन का आपका 4 हो गया, नीचे में लिखा गया। देखिए ऑक्सीजन का कितना है? 4। हाइड्रोजन का कितना है? 2 है। अब इसको मिलाएंगे, दोनों को मिलाएंगे कि क्या ये दोनों बराबर है। तो यहाँ लोहा का देखिए, लोहा एक में 1 है, दूसरे में कितना है? 3 है। हाइड्रोजन का कितना है? 2 है, ये भी 2 है, ठीक है। ऑक्सीजन का कितना है? तो एक में 1 है, दूसरे में कितना है? 4 है। यानी यहाँ पे देखा जाए तो हाइड्रोजन का तो बराबर है, बाकी सब का परमाणु संख्या क्या है? बराबर नहीं है। तो इसको आपको संतुलित करना होगा, या पूछा जा सकता है कि इसमें कौन सा आगे वाला संतुलित है। तो याद रखिएगा, जो हाइड्रोजन में नीचे लिखा गया, नीचे हम चेंज नहीं कर सकते। वो 4 है तो 5 नहीं कर सकते, 3 नहीं कर सकते, 2 नहीं कर सकते हैं। Fe में 3 लिखा गया है, तो Fe यानी लोहा का 2, 3 कुछ भी नीचे में नहीं कर सकते। हमने बताया कि ऊपर में ऐसे लिख सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, तो ये संतुलित हो सकता है। तो पहला चीज की पहले चरण में आप इसको इस तरीके से लिखेंगे अलग अलग। दूसरे चरण में आप क्या करेंगे? सबका परमाणु संख्या अलग अलग लिख लेंगे, राइट हैंड साइड का और लेफ्ट हैंड साइड का। ये लेफ्ट हैंड साइड का है, राइट हैंड साइड का। आप अभिकारक और उत्पाद करके भी लिख सकते हैं, जैसे भी आप समझना चाहें उस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसको संतुलित कैसे किया जाएगा? सुविधा के लिए सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को पहले संतुलित कीजिए, चाहे वो अभिकारक का हो या उत्पाद का। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मतलब संतुलित करने के लिए सबसे पहले देखेंगे कि किसकी परमाणु संख्या ज्यादा है। जो सबसे ज्यादा होगा वो उत्पाद का हो या अभिकारक का हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उत्पाद को पहले संतुलित करके अभिकारक का देके। जिसका भी ज्यादा है सबसे, उसको पहले संतुलित किया जाता है। उस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु वाले तत्वों को चुनिए। तो सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व कौन है? तो इस आधार पर हम Fe3O4 और उसके ऑक्सीजन तत्वों को चुनते हैं। इसमें Fe3O4 में किसको तत्वों को चुनेंगे? ऑक्सीजन का सबसे ज्यादा है। उत्पाद में देखिएगा ऑक्सीजन का सबसे ज्यादा है, 4 है। दाईं ओर ऑक्सीजन के 4 परमाणु, जबकि बाईं ओर केवल 1 है। बाईं ओर कितना है? 1 है, और इधर कितना है? 4 को। सबसे पहले इसको संतुलित करेंगे, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए आगे हम क्या करेंगे? तो यहाँ पे आगे आपको दिखाया गया है कि ये सारी चीज प्रोसेस है, लेकिन हम आपको अलग तरीके से बता देते हैं ताकि आराम से आप संतुलित कर सकें। लेकिन इसमें एक और लाइन जो हमने आपको स्टार्टिंग में समझाया था उसको दोबारा पढ़ लीजिए यहाँ पे। यह याद रखना आवश्यक है कि परमाणु की संख्या को बराबर करने के लिए हम अभिक्रिया में शामिल तत्वों तथा यौगिक के सूत्रों को बदल नहीं सकते। जो भी यौगिक के सूत्र हैं उसको क्या कर सकते हैं? बदल नहीं सकते हैं। जैसा कि ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए हम 4 गुणांक लगाकर 4H2O लिख सकते हैं, लेकिन H2O4 या H2O4 नहीं, आंशिक रूप से संतुलित अब इस प्रकार होगा। यहां पे आंशिक रूप से इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। तो चलिए हम इसको संतुलित करते हैं। ऊपर में ये आपका जो थोड़ा सा जूम कर लेते, ये आपके सामने, ये आपको इसको संतुलित करना है। इसमें हमने स्टार्टिंग में आपको बताया कि सबसे ज़्यादा जो परमाणुओं की संख्या है किसका है, तो आप कहेंगे कि सर सबसे ज़्यादा है वो है ऑक्सीजन का है। तो ऑक्सीजन को सबसे पहले संतुलित करते हैं। तो यहाँ पे O का कितना है? 4 है। और ये किधर है? ये उत्पाद साइड में है, यानी
राइट हैंड साइड में है। अब इसका तुलना किससे हो रहा है, तो इधर वाले से हो रहा है, यानी लेफ्ट हैंड साइड से हो रहा है, यानी अभिकारक के साइड से हो रहा है। तो इसमें ऑक्सीजन को बराबर करेंगे, तो कितना से हम गुणा कर सकते हैं कि ऑक्सीजन का बराबर हो सकता है। तो यहाँ पे बोलेंगे कि सर ऑक्सीजन का यहाँ 4 है, तो इधर भी ऑक्सीजन का अगर 4 हो जाता है तो बराबर हो जाता है। वो कुछ नहीं करना बाबू, चलो 4 से बराबर हो जाएगा, तो यहाँ हमने 4 लिख दिया। तो ऑक्सीजन का कितना हो गया, 4 हो गया। परमाणु संख्या कितना हो गया, ऑक्सीजन का 4 हो गया। हाइड्रोजन का अब कितना हो गया, तो आप कहेंगे सर हाइड्रोजन का तो बढ़ गया, 4 दूना 8 हो गया। ये 4 और 2 से गुणा हो जाता है, ये ऐसे रहता है ना। जैसे मैं फिर से मैं समझा देता हूँ, H2 और यहाँ पे कितना है 4, तो इन दोनों में क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। और 4 दूनी कितना हो जाता है 8 का। हाइड्रोजन का कितना हो गया यहाँ पे, तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 8 हो गया। अब 8 हो गया, इधर कितना है 2 है, तो 2 है तो इसको हम बराबर कर लेते हैं। कितना से गुणा करेंगे कि 8 हो जाएगा हाइड्रोजन का, तो आप कहिएगा 4 से गुणा कर दीजिएगा तो बराबर हो जाएगा। गुणा कर दिए हम हाइड्रोजन से 4 से, आगे हम लगा सकते हैं, ये आपके ऊपर है, आप आराम से लगा सकते हैं। तो ये क्या हो गया 4 दूनी 8, हाइड्रोजन बराबर हो गया, ऑक्सीजन बराबर हो गया। किसी को कोई शक, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन का 4 हो गया, इधर भी ऑक्सीजन 4 हो गया। अब बच गया ये Fe मतलब लोहा। तो लोहा का कितना है, तो लोहा का इधर 3 है और इधर कितना है 1 है। क्या हम यहाँ 3 से गुणा कर देंगे तो बराबर हो जाएगा, लीजिए ना, संतुलित हो गया। बस कुछ नहीं करना, इस तरीके से आराम से संतुलित कर सकते हैं। सबसे ज्यादा देखेंगे किसके पास परमाणु संख्या सबसे ज्यादा है, तो उसको पहले संतुलित करेंगे और आराम से एक एक स्टेप बढ़ते हुए जाएंगे, आराम से क्लियर होगा। 3Fe4H2O Fe3O4 + 4H2O, ये संतुलित है। आप इसे अलग से कॉपी पे भी लिख सकते हैं और 1-2 एग्जाम्पल बनाने की कोशिश कीजिएगा ताकि आराम से आप कर सकें। तो यहाँ पे हम देखिए ये सारे स्टेप बाय स्टेप बताए गए हैं। अब देखिए यहाँ पे जो हमने लिखा था 3Fe लिखा था हमने, 4H2O लिखा था, Fe3O4 लिखा था, 4H2 लिखा था, ये सारी चीज हमने लिखे थे। तो ये क्या है, संतुलित है। ये मतलब कंकाली आपका नहीं है, ये संतुलित समीकरण है। इसमें देखा जाए तो 1.9 समीकरण 1.9 में दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर है, अतः यह समीकरण अब संतुलित है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की इस विधि, जो विधि है, इस विधि को हम हीट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। इस विधि को क्या कहते हैं, हीट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। को इसमें पूछा जा सकता है कि समीकरण का संतुलित करने की इनमें से कौन सी विधि है, तो उसमें अगर दिया होगा हीट एंड ट्रायल तो उसको आपको टिक करना है। ये समीकरण को संतुलित करने की विधि है हीट एंड ट्रायल विधि, क्योंकि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणांक का उपयोग करके समीकरण को संतुलित करने का प्रयास करते हैं। सबसे छोटी पूर्णांक संख्या को गुणांक, मतलब सबसे छोटी पूर्णांक गुणांक कहने का मतलब ये सबसे छोटा संख्या से हम लोग उसे गुणा करते हैं, सबसे छोटा संख्या से। तो यही चीज यहाँ लिखा गया है। अब आगे बढ़ते हैं, इतना समझ गए। और Fe3O4 और ये फेरस्फेरिक ऑक्साइड है। ये अगर पूछे कभी एग्जाम में कि मैग्नेटाइट का सूत्र क्या है, Fe3O4 होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखना, 7वां इसका चरण है, भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखना। ऊपर लिखे गए संतुलित समीकरण 1.9 की सावधानी से जांच कीजिए, क्या इस समीकरण में हमें अभिकारकों तथा उत्पादों की भौतिक अवस्था के बारे में भी ज्ञान होता है। इस प्रकार में हमें उनकी भौतिक अवस्थाओं के बारे में कोई भी जानकारी नहीं होती है। भौतिक अवस्था क्या हो सकता है, भौतिक अवस्था आपका हो सकता है ठोस में है, द्रव में है, या गैस में है, या जलीय विलय है, मतलब जलीय में विलय में है, जलीय घोल में है, जल के घोल में है। तो किस अवस्था में है ये भौतिक अवस्था के रूप में हमें जानकारी नहीं हो पाता है। उसके लिए क्या अपनाया जाता है, किस तरीके से यूज किया जाता है, इसके बारे में। रासायनिक सूत्र को अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए अभिकारकों तथा उत्पादों के रासायनिक सूत्र के साथ उसकी भौतिक अवस्था को दर्शाया जाता है। अभिकारकों तथा उत्पादों का गैस, द्रव, जलीय तथा ठोस अवस्थाओं का क्रमशः इस तरीके से दर्शाया जाता है। ये याद करवा देते हैं। अगर G लिखा जाए, क्या लिखा जाए, G, और ये कोष्ठ में हो, तो G4 क्या होता है, G4 क्या होता है, गैस। गैस बोलते हैं ना, गैस। गैस का अंग्रेजी में कैसे लिखे, G से लिखिएगा, वही G हो गया, याद हो गया। G लिखेगा तो क्या हो जाएगा, गैस। अगर ऐसे करके कोष्ठ में लिखा जाए, ये L है, ऐसे करके कोष्ठ में लिखा जाए तो ये क्या है, तो ये है आपका द्रव, लिक्विड फॉर्म। क्या है, द्रव, लिक्विड, याद रखिएगा, लिक्विड। इस तरह लिखिएगा तो समझिए लिक्विड है ये। अगर
ऐसे लिखे तो क्या हो जाएगा, ये स्टेट फॉर्म में यानी ठोस है ये। एस लिखेगा क्या हो जाएगा, समझ जाइएगा ठोस। एक और होता है एक्यू, ये क्या होता है, इक्वा। इक्वा जब लैटिन भाषा वगैरह में होता है तो इक्वा जल को बोला जाता है। एक्यू, एक्यू लिखते हैं। तो एक्यू और द्रव में क्या अंतर है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन बन रहा होगा। द्रव के लिए लिक्विड लिख रहे हैं, एक्यू लिखेंगे, इसका मतलब क्या हो, तो अभिकारक या उत्पाद जब जल के घोल के रूप में उपस्थित होता है, जब जल के घोल के रूप में उपस्थित होगा तो इसे हम किस नाम से दर्शाएंगे, एक्यू के नाम से दर्शाएंगे। किस नाम से दर्शाएंगे, एक्यू के नाम से दर्शाएंगे। अब देखिए संतुलित समीकरण 1.9 को अगर लिखना होगा तो किस तरीके से लिखेंगे, तो यहां पे देख लीजिए, यहां पे है आपका मतलब ठोस अवस्था में है Fe, 3Fe जो लिखा गया ये किस अवस्था में, ठोस अवस्था में है। और H2O जो है ये किस अवस्था में है, तो गैस अवस्था में है। फिर Fe3O4 बना है तो ये किस अवस्था में है, तो ठोस अवस्था में है। 4H2O किस अवस्था में है, तो ये गैस के अवस्था में है। यानी यहाँ पे हाइड्रोजन गैस क्या हो रहा है, निकल रहा है, हाइड्रोजन गैस का इसमें निर्माण हो रहा है। तो इस तरह का अगर समीकरण भी मिले तो आप बता सकते हैं कि कौन सा गैस बन रहा है, तो यहाँ पे बता सकते हैं हाइड्रोजन गैस। ध्यान दीजिए समीकरण 1.10 में H2O के साथ G का प्रयोग किया गया है। यह दर्शाता है कि इस अभिक्रिया में जल का उपयोग भाप के रूप में किया गया है, गैस के रूप में यानी भाप के रूप में उपयोग किया गया है। प्रायः हर रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्था को शामिल नहीं किया जाता है जब तक कि यह आवश्यक ना हो। प्रायः देखा जाता है कि इसका रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्था का यानी इस फॉर्म में G, S, G इस सब का प्रयोग नहीं किया जाता है जब तक इसका आवश्यक ना हो। कभी कभी या आगे में पढ़ेंगे, कभी कभी अभिक्रिया की परिस्थितियां जैसे कि ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को भी तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है, ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। उत्प्रेरक को या ताप को या दाब को इससे भी दर्शाया जाता है, जैसे में लिखा गया है, ये सारे चीज लिखे गए हैं। CO का ये गैस फॉर्म में है, H2 जो है गैस फॉर्म में है, और ये 340 ATM लिखा गया है। CH3OH लिखा गया है, ये लिक्विड फॉर्म में है। यहाँ पे ये जल के फॉर्म में है, ये आपका लिक्विड फॉर्म में है। और यहाँ पे देखिए सूर्य का प्रकाश का इस्तेमाल हो रहा है, क्लोरोफिल का इस्तेमाल हो रहा है, और ये क्या बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है। और फिर यहाँ पे ये इक्वा के फॉर्म में है, जल के फॉर्म में है। तो इस तरीके से इसमें बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं। ताप, दाब, उत्प्रेरक, इसको भी तीर के निशान के ऊपर, ये ऊपर देख रहे हैं, ऊपर या नीचे इसे दर्शाया जा सकता है। तो ऊपर नीचे जो दर्शाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो तीर के निशान के ऊपर नीचे दर्शाया जाता है वो इनमें से कौन सा हो सकता है, कि वो आपका ताप हो सकता है, दाब हो सकता है, उत्प्रेरक हो सकता है। तो आज इस वीडियो में हमने यहाँ तक खत्म किया। आगे में जो प्रश्न है वो आपके सामने है, अगर इसे बनाना चाहें तो बना सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में हम यहीं से लेके चलेंगे। वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को क्यों साफ किया जाता है। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया के संतुलित समीकरण लिखे। संतुलित समीकरण आप लिख सकते हैं इसका। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों को संतुलित रासायनिक समीकरण लिखे। ये रासायनिक समीकरण आपको लिखना है। तो ये सारी चीज हम चाहेंगे कि आप जरूर इनका क्वेश्चन के आंसर लिखें कि वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को क्यों साफ किया जाता है, यानी जब भी उसको जलाना प्रारंभ करते हैं उससे पहले उसको साफ क्यों किया जाता है। ये रासायनिक समीकरण को संतुलित कर लीजिएगा। थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा, लेकिन हम चाहेंगे कि यहाँ से अगर आपने 9 तक अच्छे तरीके से पढ़ाई नहीं किया होगा तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन इसका अच्छे तरीके से एक बार बनाने की कोशिश कीजिएगा तो आराम से आप कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा कर सकते हैं और एक एक क्वेश्चन आप समझ सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन का उत्तर हमने नहीं बताया है, लेकिन हम बता देते हैं क्योंकि लेसन से ये थोड़ा सा अलग है, तो इसका उत्तर हम बता देते हैं। मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से साफ किया जाता है। किससे साफ किया जाता है? रेगमाल से साफ किया जाता है। और ये साफ क्यों किया जाता है? वो साफ कर देने से मैग्नीशियम रिबन जो होता है वायु में तीव्र गति से जलता है, क्योंकि जो भी गंदा वगैरह उसमें पकड़ा हुआ होगा वो क्या होता है, वो हट जाएगा और ये क्या होगा, तीव्र गति से
ये जलेगा। तो पहला क्वेश्चन का उत्तर हमने दे दिया, बाकी 2-3 का आप लोग ट्राई जरूर कीजिएगा। जैसे में हाइड्रोजन लिखा गया है तो हाइड्रोजन का क्या लिखेंगे, H2 लिखेंगे। क्लोरीन लिखा है तो क्या लिखेंगे, Cl2 लिखेंगे। दोनों बनेगा तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा यानी HCl बनेगा। इसमें कितना से गुणा करेंगे कि 2 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका संतुलित हो जाएगा। दूसरा है बेरियम क्लोराइड है, ये एल्युमिनियम सल्फेट है तो बेरियम क्लोराइड का क्या लिखेंगे, BaCl2 लिखेंगे प्लस एल्युमिनियम आपका सल्फेट है, इसको किस तरीके से लिखेंगे तो ये आप लोग लिख लीजिएगा। जो भी क्वेश्चन यहाँ बन रहे हैं उसका उत्तर जरूर दीजिएगा और ये भी बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा ताकि हम आगे कंटिन्यू कर सकें। तो आज इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।